प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 फूल और कांटा। फूल और कांटा शीर्षक कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय श्री औध द्वारा लिखित कविता है। कवि का परिचय आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बताते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। स्वर्गीय उपाध्याय सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। हरिऔध जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये रहा हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम आपको फूल और कांटा शीर्षक कविता का एक संक्षिप्त परिचय आपको बताएंगे। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उच्च कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों से बड़ा होता है। किसी का भी अंदर जो गुण होगा उसी से उसकी बड़प्पन की पहचान होती है। अब हम आपको फूल और कांटे कविता का पहला पद आपको बताएंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि जी कहते हैं कि फूल और कांटे का जन्म जो है एक ही पौधा से होता है। एक ही पौधा में फूल और कांटे होते हैं। एक ही पौधा जो है फूल और कांटा दोनों का पालन पोषण करता है। फूल और कांटे के ऊपर रात में जो चांद चमकता है उस चांद की चांदनी भी दोनों पर पड़ती है। दोनों एक पौधे में रहता है, एक साथ खिलता है, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। दूसरा पद है मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए, मेह का अर्थ होता है वर्षा। वर्षा जो है फूल और कांटे यानी दोनों पर एक जैसा बरसता है। हवाएं जो चलती है वो हवाएं भी एक जैसे दोनों के साथ चलती है। दोनों पर एक जैसा हमें ढंग जो है देखने को नहीं मिलता। दोनों का ढंग
फूल और कांटे का ढंग जो है, फूल और कांटे का स्वभाव जो है अलग अलग होते हैं। उन दोनों के स्वभाव एक जैसे नहीं देखने को मिलते। तीसरा पद है जो इनके स्वभाव को स्पष्ट करेगा, फूल और कांटे का क्या स्वभाव होता है। यह तीसरा पद जो है उनके स्वभाव को स्पष्ट करेगा। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौर का है वेद देता श्यामतन। देखिए, कांटा जो है के संपर्क में, कांटे के पास में कोई भी व्यक्ति जब जैसे ही अपना हाथ लेकर जाता है, उनकी अंगुलियों में वह चुभ जाता है, उनकी अंगुलियों को वह फाड़ देता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बहुमूल्य कपड़े पहनकर, कीमती वस्त्र पहन करके अगर फूल और कांटे के पास चला जाए, कांटे के पास जाए, तो उसके बहुमूल्य कपड़े को भी वह फाड़ देता है। पर जो प्यारी तितलियां होती है, अगर तितलियां भी जाकर के वहाँ बैठती है तो उनके सुंदर पंखों को भी वह कतर देता है, काट देता है, फाड़ देता है। जो प्यारे प्यारे भंवरे जो फूल की गुण को देख करके उस लालच में चले जाते हैं और जैसे कांटे पर जाकर बैठते हैं, कांटा उनके श्यामल शरीर को भी छेद दे देता है। यह है फूल के साथ रहने वाले कांटे का अपना स्वभाव। स्वभाव जिस व्यक्ति में जैसा होगा, वह अच्छे के साथ भी रह करके अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, नहीं बदल सकता है। तो ये है आपके कांटे का स्वभाव। अब हम आपको बताएंगे इस कविता के चौथे पद में फूल के स्वभाव को। ये फूल का क्या गुण है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। देखिए, फूल का स्वभाव कांटे का ठीक विपरीत है, अलग है। फूल अपने गोद में तितलियों को बैठा लेता है, अपना बना लेता है। भौरे जब फूलों पर जाकर बैठते हैं तो फूल जो है भौरे को अपना अनूठा रस, अपना कीमती रस चूसने के लिए, पीने के लिए दे देता है। अपने निज सुगंधों से, यानी फूल जो है अपनी सुगंध और अपने निराले रंग से भी जाना जाता है। वह हमेशा कलियों को भी खिलाता है, कलियां भी खिलती हैं उससे। ये है फूल का स्वभाव, जो किसी के साथ भी अच्छा का ही व्यवहार करता है। अब है इस कविता का अंतिम पद, यानी पांचवा पद। इसमें देखिए दोनों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। कवि जो है फूल और कांटे दोनों के स्वभाव का वर्णन किया है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सुहाता सूर शीर्ष पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखिए, कांटा जो है अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण के कारण सबके आंखों में खटकता है। सभी लोग उसको घृणा के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वही फूल जो है सबको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वह देवताओं के शीश पर चढ़ाया भी जाता है। तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। देखिए, गुण के कारण ही
कुल की बड़ाई काम देता है। गुण के कारण ही उसके अंदर बड़प्पन दिखाई देती है, लेकिन गुण के कारण ही उस व्यक्ति की दुष्टता भी दिखाई देती है, जो दुष्ट होता है। बड़े कुल में जन्म ले लेने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता, उसके अंदर बड़प्पन का गुण भी होना चाहिए, तब जाकर वह बड़ा होता है। कांटा फूल के संपर्क में रहता है, उसके साथ रहता है, लेकिन फूल के साथ रहने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं बदलने के कारण, अपने गुण को नहीं बदलने के कारण सबके आँखों में खटकते रहता है, सबके आँखों में वह घृणा का पात्र बन करके रहता है। जबकि वही फूल अपने स्वभाव से सबको अच्छा लगता है, देवताओं के शीश पर चढ़ता है, सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से फूल और कांटे कविता का ये रहा। अब कहने का मतलब, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मनुष्य अच्छे या ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, पर उसका स्वभाव अच्छा न हो, उनमें बड़प्पन के भाव नहीं है, तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। मनुष्य की महत्ता एवं उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहारों से होती है, न कि उच्च कुल में जन्म लेकर घृणित कार्य करने से। आदर्श जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से मनुष्य को फूल के स्वाभाविक गुणों को अपनाना श्रेयस्कर होगा। यह रहा मनुष्य का अच्छा गुण, जो कवि जो है फूल और कांटे के माध्यम से समाज को बताने का काम किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।